सभी का स्वागत है फोर्थ लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स होता क्या है? तो वेन डायग्राम्स बेसिकली एक डायग्रामेटिक अप्रोच है सेट्स को और उनके रिलेशंस को देखने के लिए। जैसे हमने पिछले सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दो टाइप्स होते हैं जिस तरह हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम सेट को करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके एलिमेंट्स को हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की तरह ऐसे लिखते हैं, एक के बाद एक कॉमा सेपरेट करते हैं। लेकिन इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 4। हम 1 2 3 को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 1 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। फिर दूसरा कंडीशन हमने क्या लिया, x इज़ लेस देन 4। इसका मतलब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आएंगे 4 से, जो है ये कंडीशन फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ही दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर भी लिखा है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया जिसमें सारे एलिमेंट्स ऐसे ही डिस्प्ले करते हैं, और फिर सेट बिल्डर फॉर्म वो है जिसमें हम प्रॉपर्टी बताते हैं। और कुछ ऐसी समझ लीजिए कि ये तीसरा फॉर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स और उनके बीच में जो रिलेशन है, जो कि वेन डायग्राम है। बेसिकली ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, जॉन वेन, उनके नाम पे ये डायग्राम, उनका नाम इन्होंने इस डायग्राम को दिया हुआ है। ठीक है, तो एक और चीज़ है यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में भी थोड़े समझने की कोशिश कीजिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट के बारे में, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। जैसे हमारा जो प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को हम लेंगे तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए हम a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे दो सेट ले रहे हैं। तो हमने दोनों सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर्स हैं, और वो फिर 1 to 5 के बीच में ही है। ठीक है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूँ और फिर मैं डिफाइन करता हूँ कि यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो फिर ये वैलिड होगा, क्योंकि हमारे जो कंटेक्स्ट में दोनों सेट हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट वो होना चाहिए जिसके अंदर सारे पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए। मतलब जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं उस केस में सारे एलिमेंट्स जो है यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक है, भले एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हमारे कंटेक्स्ट में हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रेजेंटली इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वेन डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ये, इसको हम यूनिवर्सल सेट ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सेट को जो अंदर का एरिया पूरा है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर अभी हमारे पास दो सेट है, ए और बी। ओके, तो हमने ए को एक सर्किल से ड्रॉ कर लिया और बी को दूसरे सर्किल से ड्रॉ कर लिया। बेसिकली सेट्स को हम सर्किल्स में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों सर्किल्स को एक के ऊपर एक क्यों ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है, 2। तो जो 2 है हम बीच में लिखेंगे, क्योंकि वो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर 2 के अलावा ए में कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1, तो हम वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और 2 के अलावा बी में कितने एलिमेंट्स बच गए, 2 और बच गए, 3 और 4, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों सेट्स को हमें वेन डायग्राम के तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली हमें ध्यान रखने की क्या बात है कि रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं सारे प्रेजेंट हैं। और फिर जो भी सेट्स होते हैं उनको हम सर्किल के तौर पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए जिसमें है a इक्वल टू 1, 2 और b इक्वल टू 3, 4। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। अब इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखिए। पहले तो हमने कंसिडर कर लिया u, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, और फिर सेट a और सेट b। अगर आप देखेंगे तो इस बार मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हूँ जिस तरह मैंने ऊपर के डायग्राम में किया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो a में 1, 2 होगा और b में 3, 4 होगा। इन दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और फिर अभी ये वाला एग्जांपल देखिए। अभी डायग्राम देख के मुझे बताइए a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, मतलब a कौन सा सेट होगा, b कौन सा सेट होगा। ठीक है, a का देखिए। अब a का जो सर्किल है वो ये है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? दो प्रेजेंट है, एक तो 10 है, दूसरा 30। तो हम वही लिख देंगे 30, 10। और ये है बी का सर्किल, और इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? दो एलिमेंट प्रेजेंट है, 10, 20। तो वो हम लिख देंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में हमने 10 लिखा था, मतलब ये दोनों का कॉमन वैल्यू था, तो ये कॉमन वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें जब हम दो सेट्स को लेते हैं उनका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम तीन सेट का वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास तीन सेट हैं। अब सेट्स को देख के मुझे बताइए इन सेट्स का वैल्यू क्या होगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये ए सर्किल जो है ये ए सेट है, और बी सर्किल जो है वो बी सेट है, और सी वाला सर्किल सी का सेट है। तो अब ए और बी के बीच में भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है, डी और जी। और ए और सी में भी कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो कि ई और जी। और फिर बी और सी के बीच में भी कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो कि जी और एफ। और ये जी तो तीनों सेट में प्रेजेंट है, क्योंकि ए बी सी तीनों मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे देखिए। ये ए का सर्किल है, तो ए डी ई जी, ए डी ई जी ये ए के वैल्यूज होंगे। और फिर बी देखिए, ये बी का सर्कल है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बी डी जी एफ, बी डी जी एफ। और फिर सी देखिए, सी का सर्किल ये है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? सी ई जी एफ, सी ई जी एफ। ठीक है, तो हमने वेन डायग्राम से सेट्स भी हमने लिख लिया। ठीक है, ये वाइस वर्सा क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि कभी कभी सेट्स देते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। तो कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ए और बी के बीच क्या कॉमन एलिमेंट्स थे? डी और जी। बी और सी के बीच क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है? बी और सी के बीच जी और एफ, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब ए और सी के बीच कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? ई और जी। अब इन तीनों केस में देखिए जी प्रेजेंट है, पूरे ए बी सी तीनों में एक एलिमेंट कॉमन है, वो है जी। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको क्लैरिटी तो आ गया होगा कि वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, ऑपरेशन ऑन सेट्स का क्या मतलब है? जैसे ऑपरेशंस का क्या मतलब है? जो कि हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये इन सब को हम मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं ऑपरेशंस। जब हम नंबर्स पे ये ऑपरेशंस करते हैं तो सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? तो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, डिफरेंस,
कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये तीनों ऑपरेशंस हैं जिनको हम अभी कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक बार जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये तो पहले लेक्चर में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। और फिर यूनिवर्सल सेट अभी हमने जस्ट अभी कवर किया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि contains all elements under consideration in a particular context। यहाँ पे एक और बात है, सबसेट। तो सबसेट भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर से एक बार बताता हूँ। ए सबसेट ऑफ बी, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। तो इसके नाम में ही देखिए, सबसेट मतलब सेट का जो है ये भाग है। सब माने छोटा, तो ओरिजिनल सेट जो है उसका जो भाग या छोटा भाग है उसको सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ये जो है बी का भाग है। तो इसका मतलब है ये में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ए इक्वल टू 1,2, बी इक्वल टू 1,2,3। अगर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ए में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 1,2, और ये दोनों एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट है। तो हम डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है ये बी सेट का भाग है। इसको छोड़कर बी में एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है जो कि 3 है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा सबसेट क्या होता है। तो हमने थोड़ा रिकैप कर लिया, अब हम सीधा चलते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो पहला ऑपरेशन जो हम देखने वाले हैं वो है यूनियन। ठीक है, यूनियन का अर्थ है मिलाना, टू ऐड। यूनियन करते हैं तो हम दो सेट्स को मिला देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो हमने इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मिला दिया, तो हमको क्या आया, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है ये यूनियन का सिंबल है, बेसिकली कैपिटल यू की तरह होता है। ठीक है, अगर हमें इसे मैथमेटिकल कंडीशन में बताना है तो हम कुछ इस तरह बता सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब देख लीजिए यहाँ पे दो कंडीशन हैं, इन दोनों कंडीशंस में अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसे a यूनियन b सेट में लिख सकते हैं। या तो एलिमेंट a में प्रेजेंट होना चाहिए या b में प्रेजेंट होना चाहिए। इन दोनों में से किसी में भी प्रेजेंट होगा तो हम उसको फाइनली ए यूनियन बी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम देख लीजिए इसका कैसे ड्रॉ किया जाता है। मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और इसको यूनिवर्सल सेट समझ लिया। अब हमारे पास दो सेट हैं, एक ए और एक बी, ए और बी। अब इन दोनों के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ए यूनियन भी करना है। तो दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सेट को हमें कंसिडर करना है। तो हम पूरा जितना भी एरिया मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये एरिया पूरा होगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो भी चाहिए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो भी चाहिए। सारे एलिमेंट्स चाहिए हमें ए यूनियन बी में, क्योंकि हमें दोनों सेट को जोड़ना है। तो ये बेसिकली वेन डायग्राम ए यूनियन बी का कुछ इस तरह होता है, दोनों सर्किल शेड हुए होते हैं। ठीक है, अब हम अगले ऑपरेशन पे बढ़ते हैं जो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का जो अर्थ है इसका मतलब है मिलना। जैसे दो लाइन एक जगह मिलते हैं ना, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसी तरीके से दोनों अगर हम सेट लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, वो जो कॉमन चीज़ है उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं।
तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्पल का ही देख लीजिए कि दोनों सेट्स में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। एक तो 2 कॉमन है इसमें और इसमें, और फिर 4 कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कोई पूछेगा तो 2, 4 होगा। तो वही दिया हुआ है कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, 4। और फिर इंटरसेक्शन को क्या है, यूनियन का सिंबल यू ऊपर होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल ठीक उसका उल्टा होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। और अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो देखिए कंडीशन इस तरह होता है कि जो x है वो x a में भी प्रेजेंट होना चाहिए और फिर b में भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं दोनों में। और यही होगा a इंटरसेक्शन b का डेफिनेशन। ठीक है। अब वेन डायग्राम में देखिए, वेन डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक रेक्टेंगल ले लिया और फिर इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब 2 सर्किल ले लिया दोनों सेट के लिए, ए और बी। अब इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ होगा, वो बस यहाँ होगा। तो इसी एरिया को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। अगले ऑपरेशन पे बढ़ते हैं जो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब ए और बी अगर 2 सेट हैं तो ए माइनस बी होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका मतलब है जो सेट ए है इसमें से जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उसको निकाल दो। ए में जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उसको निकाल दो। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि बी में जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं उसको निकाल दो। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, एक तो 2 है और एक 4 है, बाकी कोई एलिमेंट्स मिलता नहीं है। ठीक है। तो अब ए में से जो कोई भी एलिमेंट बी का प्रेजेंट है उसको निकाल दो। तो हमें 2 और 4 बी में प्रेजेंट है, तो इनको हमें ए में से हटा देना है, तभी हमें ए माइनस बी वैल्यू मिलेगा। तो कौन से एलिमेंट बच गए, 6, 8, 10। तो ए माइनस बी इक्वल टू 6, 8, 10 हो गया। अब बी माइनस ए का क्या वैल्यू होगा, गेस कीजिए। बी में जितने भी ए के एलिमेंट कॉमन वाले प्रेजेंट हैं उनको निकाल देना है। तो अभी हमने देख लिया कि कॉमन वाले सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है। तो बी माइनस ए का आंसर क्या होगा, 1, 3, 5। 2 और 4 को हमें निकाल देना है। ठीक है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का वैल्यूज कुछ इस तरह होगा। ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, यूनिवर्सल सेट यू मान लिया और फिर दोनों सेट्स को 2 सर्किल्स से ड्रॉ कर लिया, ए और बी। अब ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए में से जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं उनको निकाल देना है। मतलब ये जो पार्ट है बीच वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको छोड़ के बाकी पूरा ए हमें चाहिए। बस हमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है कॉमन वाला उसको छोड़ देना है। तो ये हो गया ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या होगा, अब बी में से क्या है, हमें सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ देना है, बाकी जितना भी बी बचा है वो हमें चाहिए। तो ए जो पार्ट है ये बी माइनस ए है। ठीक है। और जो बीच में जो बच गया वो ए इंटरसेक्शन बी है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा। ओके। तो अभी अगर आप इसको देखते हैं ना तो एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसमें से। जैसे अभी दोनों एरेस को हमने पूरी तरह जब शेड कर दिया था, हमने बोला था कि वो यूनियन है, कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी जो है इक्वल टू ए माइनस बी प्लस
ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। क्या इस तरह हम लिख सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में शेडेड पार्ट है ये ए माइनस बी है, और बीच वाला जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन भी है, और ये जो राइट वाला पार्ट है जो शेडेड है वो बी माइनस ए है। अगर मैं इन तीनों पीसेस को जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा? पूरे दोनों सर्किल्स का जो हमने शेड किया था मिलकर वो आ जाएगा, जो कि ए यूनियन बी है। तो हम कुछ इस तरह इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकता है कि आपको ए माइनस बी का वैल्यू देगा और बी माइनस ए का सेट देगा और फिर ए इंटरसेक्शन भी देगा और बोलेगा कि ए यूनियन बी फाइंड करो। तो अगर आप इसको वेन डायग्राम छोड़कर अगर आप इक्वेशन की तरह देखते हैं इसको, तो आपको इतना क्लैरिटी इतना जल्दी नहीं आता। लेकिन इनको जब आप एक वेन डायग्राम के रूप में देखोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि इन तीनों वैल्यूज़ को हमें बस यूनियन करना है। अगर हम इनको यूनियन करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन, तो हमें ए यूनियन बी मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जो हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं इसमें क्या है, जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है सब कुछ मिलेगा, तभी हम इसको यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। ठीक है, और जो हम जो सेट अभी कंसिडर कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ये बोलता है कि ए को छोड़ दीजिए और फिर जितने भी एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट है उनको लीजिए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट हैं उनमें से बस ए को छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ई सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। मतलब ए को छोड़कर यू में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यू में से अगर हम ए के जितने भी एलिमेंट्स अगर उनको निकाल देते हैं तो हमें मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इसको हम प्रॉपर्टी के तौर पे लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। मतलब a को छोड़कर जितने भी एलिमेंट u में प्रेजेंट हैं वो आएंगे a कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू 2 4 6 8 10। ओके, और फिर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से अगर हम a में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट अगर इग्नोर कर दें, 2 4 6 8 10, यूनिवर्सल सेट में से अगर इन पांचों एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं तो हमें क्या बचता है? ए कॉम्प्लीमेंट बचता है, जो कि 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? यूनिवर्सल सेट मिल जाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जब हम इन दोनों को यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ही हमने ए के एलिमेंट्स को निकाला था और फिर हमने ए कॉम्प्लीमेंट बनाया था। ठीक है, अगर इसको हमें वेन डायग्राम के तौर पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया और फिर मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल जिसका नाम है ये, और फिर ये सेट है। अब हमें क्या चाहिए? एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन ए में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें इसके अंदर नहीं शेड करना, बाकी पूरा शेड करना है, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट चाहिए ए को छोड़कर। तो ये पूरा शेड होगा ऐसे। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको ए पावर सी, मतलब सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वन टाइप का भी डैश लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्रोनाउंस करते हैं
ए डैश। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, अगले ऑपरेशन पे बढ़ते हैं जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हमने देखा था ए माइनस बी और फिर बी माइनस ए, दोनों देखा हमने। तो बेसिकली जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये इन दोनों को यूनियन कर देता है, समझ रहे हैं? तो इसको ए ट्रायंगल बी से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सिमेट्रिक डिफरेंस को। और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है कि हमें किस तरह का एलिमेंट चाहिए। पहले तो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का होना चाहिए, और फिर x जो है वो एलिमेंट a माइनस बी यूनियन b माइनस ये होना चाहिए। इसका मतलब है अगर इसको वेन डायग्राम में आप देखते हो तो ये u हो गया, और फिर ये सेट ये हो गया, और ये सेट भी हो गया। तो जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था a माइनस बी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगा, क्योंकि a में से हमें कॉमन वाला पार्ट निकाल देना है, b वाला पार्ट, तो हमें a माइनस बी बचेगा। अगर b माइनस ये करना है तो b में से जो a वाला कॉमन पार्ट है उसको निकाल देना है। तो b माइनस ये अगर हम शेड करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह आएगा। तो ये हो गया b माइनस ए, और ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ए ट्रायंगल बी जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस है इन दोनों का यूनियन है। मतलब ए और बी दोनों में से बस ये जो कॉमन पार्ट है इसको छोड़कर बाकी दोनों हमें चाहिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का क्या है, पूरा एरिया है। ठीक है, इसमें से बस हमें ये जो कॉमन वाला एरिया है इसको निकालना है। अगर इसको निकालेंगे तो हमें क्या बचेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ही बचेगा। तो ए ट्राइंगल बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये है सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो ये लास्ट ऑपरेशन था, इससे हमने कवर कर लिया ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो अगला टॉपिक क्या है, हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। मतलब इन ऑपरेशंस को यूज़ करके कौन कौन से आइडेंटिटीज़ आते हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को ही रैप अप करते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक यू।